हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वालेंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में बहुत कम लोग आए, शायद मैच देख रहे होंगे इंडिया साउथ अफ्रीका का, इसलिए पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा होगा। खैर वो आपकी चॉइस है, मेरा काम है पढ़ाना। मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप देख लो। वैसे मैं तो यही कहूँगा भाई, अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। नहीं भी बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दे रहे हो तो बाकी अदर तरीके से जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो आगे आपके काम आने वाली है, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। बहरहाल ये सवाल बैठ के बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो, इस सवाल को पढ़ो, अपनी कॉपी में लिखो, इसको हल करो। अगर इसको तुमने हल कर दिया, के का मान बता दिया, तो ये समझ लो कि तुम घर पे पढ़ रहे हो, अदरवाइज़ तुम्हें कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बहरहाल यूनिट 2 बीजगणित 18 नंबर का था, जिसमें से अभी हमने एक लेक्चर किया, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। धीरे धीरे 18 नंबर के सभी सवालों को कंप्लीट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, चांसेस हैं पूछे जाने के। फिलहाल ये सवाल 2020 में आया था 4 नंबर के लिए, 2020 में 4 मार्क्स के लिए ये आया हुआ था। अगर आप ये बना नहीं पाते हो तो आपको बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान दो, खुद पे काम करो, नहीं तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 4 नंबर का सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि आपने बैठ के बनाया होगा। अगर बन गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है, यहाँ पे देखो क्या गलती कर रहे थे, इसमें क्या ध्यान देना है, क्या दिमाग लगाना है। बेहतरीन क्वेश्चन है मुझे लगता है ये। अगर पिछला लेक्चर आपने किया है, जो भी हमने 3 सिचुएशंस आपको बताई थी कि कब रेखाएं समांतर होंगी, कब अनेक हल होंगे, कब एक हल होगा, कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो वहाँ से ये चीज़ें उठ के आई हैं। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है ये, क्लास 10th लेवल पे। कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के, यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल कह रहा है, अनेक हल। अनेक हल सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, वो अनेक हल वाला केस होता है। और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बिना सोचे समझे कि वहाँ पे जो मैथमेटिकल, जो मैथ के हिसाब से जो सिचुएशन थी, उसके हिसाब से 2 समीकरणों में a1/a2 बराबर होना चाहिए था, b1/b2 के बराबर होना चाहिए था c1/c2 के। अगर ऐसा होता है तो वो रेखाएं कह सकते हैं कि उनके अनेक हल होंगे और वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हम करके के का मान निकालने वाले हैं। दिखेगा ध्यान से, यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन था kx + 3y माइनस के माइनस है k - 3 = 0। ठीक है, इसको कंपेयर करो, a1x + b1y + c1 = 0 से। तुम यहाँ पे x को छोड़ोगे तो a1 बराबर तुमको k मिलेगा, कॉमा यहाँ पे b1 बराबर 3 मिलेगा और c1 बराबर माइनस का k - 3 मिलेगा। अगेन सेकेंड इक्वेशन को लिखो, 12x + ky - k = 0। यहाँ से यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0 से कंपैरिजन होगा। a2 12 दिख रहा है हमें, a2 = 12, कॉमा b2 = k, b2 की जगह पे k है, कॉमा और c2 की जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का k आपको दिखेगा। यहाँ से a2 b2 c2 निकल गया। अब चूंकि अनेक हल के लिए हमें पता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और वो बराबर होना चाहिए c1/c2 के। ये प्रतिबंध है। तो यहाँ से इस प्रतिबंध, चूंकि अनेक हल के लिए ये प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध को इस इक्वेशन के ऊपर लगाते हैं। सबकी वैल्यूज रखो, a1 k है डिवाइडेड बाई a2 12 है, रख दिया, = b1 यहाँ से 3 है डिवाइडेड बाई b2 यहाँ पे k है, = c1 है -k - 3 और डिवाइडेड बाई -k - 3 डिवाइडेड बाई c2 कितना है, -k है। c2 कितना है, -k है। अब यहाँ पे ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है, या तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं या फिर इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ। k/12 = 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k से k का मल्टीप्लाई होगा, k² = 12 × 3 36 हो जाएगा। यहाँ से k = स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो प्लस और माइनस लेके जाएगा और करड़ी में आ जाएगा 36। यहाँ से k, यहाँ से
के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस और अंडर रूट 36 कितना होता है 6 होता है। तो के का मान +6 या -6 हो सकता है, लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। इन दोनों को इक्वल करके देखो क्या कंडीशन मिल रही है, यानी कि 3/k इज इक्वल्स टू मैंने लिखा, ये माइनस से ये माइनस कट भी जाएगा तो k - 3 डिवाइडेड बाई k। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मुझे मिलेगा 3k इज इक्वल्स टू, इस k का इस पूरे में करोगे तो k² - 3k मिल जाएगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, इस 3k को लेफ्ट साइड में लाओ तो 3k + 3k इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं k² इज इक्वल्स टू 3 और 3 6k। या फिर इसको और प्रॉपर लिखा जाए तो k² - 6k इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। यहाँ से इन दोनों में से k कॉमन ले लोगे तो k - 6 इज इक्वल्स टू 0। दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, देखना, ध्यान देने वाली बात है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ये लॉजिक आपको सभी लोग नहीं बताएंगे। मेन लॉजिक यहाँ पे देखो, दिमाग को बढ़ाओ थोड़ा सा। यहाँ पे दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब या तो भाई दो चीज़ों का गुणनफल 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दो में से कोई एक 0 होगा तभी 0 मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो एक तो k बराबर मैं 0 कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको या तो इसको 0 कह दूँ या इसको 0 कह दूँ। दो में से एक 0 होगा तभी दोनों का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। तो एक तो k बराबर 0 दिख रहा है मुझे, और एक मुझे दिख रहा है k - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 6 को उधर ले जाओ तो 6 मिला तुम्हें। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इन दोनों को जब बराबर किया था तो k की दो वैल्यूज़ हमें मिली थी +-6। k की दो वैल्यूज़ मिली थी +-6, यानी कि k +6 हो सकता था या -6 हो सकता था। लेकिन जब इन दोनों को हमने इक्वल किया तो हमें दो वैल्यूज़ और मिली, या तो k बराबर 0 हो सकता था या तो k बराबर 6 हो सकता था। लेकिन देखो ना, इन दोनों में दो चीज़ें मिली +6 -6, और इसमें भी दो चीज़ें मिली 0 और 6, लेकिन ये 6 और ये 6 दोनों जगह मिल रहा है। यहाँ पे भी एक कंडीशन मिल रही k बराबर 6 जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, और यहाँ पे भी -6 नहीं +6 एक ऐसी कंडीशन मिल रही है +6 जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि तीनों को कौन सेटिस्फाई कर सकता है, केवल k बराबर 6। अतः यहाँ पे k के किस मान के लिए, तो तुम कहोगे सर k बराबर 6 के लिए, यही हमारा आंसर है। k बराबर 6 के लिए देखो, k बराबर 0 यहाँ पे मिला लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, k बराबर -6 यहाँ मिला लेकिन यहाँ नहीं मिला, +6 दोनों में मिला, यानी कि 6 ऐसा है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, k का मान क्या होगा, 6 होगा, जिसके लिए ये दोनों समीकरण अनेक हल आपको देंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे हिसाब से ये। तो एक बार इस सवाल को आप लगा लीजिए, फिर आगे बीजगणित में और आगे चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, जो दो चर रेखाओं के रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित, इससे बेहतर सवाल और नहीं बन सकते हैं। बाकी मैं आपको बीजगणित के और अच्छे सवाल कराता हूँ। ये 18 नंबर अचीव करना है हमें, ठीक है। लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल 2019 में आया हुआ है 2 नंबर में, 2 मार्क्स का। फटाफट से वीडियो को पॉज करके लगाओ, प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस करो बैठ के, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर वीडियो को प्ले करना। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, कहता है एक आयताकार, देखो अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ओनली जो है ना, हमें लॉजिक लगाना होता है। मतलब जैसे बचपन में हम करते थे ना, एक इबारती प्रश्न पढ़ते थे, फिर हम कहते थे कि इबारती प्रश्न पढ़ के हमें अंदाज़ा लगाना होता था कि ये जोड़ है कि घटाना है कि गुणा है कि भाग है। ऐसे ही बीजगणित के इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है, एक इबारती दे दी गई होती है, इसमें पढ़ के हमको दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण खुद से लॉजिक डेवलप करके बनाने होते हैं, और उनको हल करके वो दोनों चर राशियों का मान निकालना होता है और हमारे आंसर आ जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सिंपल सा एक सवाल करके देखते हैं। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयत आपको पता ही है इस तरीके का होता है, x है मान लो और ये y है। ये x बराबर मैंने मान लिया लंबाई और y बराबर मैंने क्या मान लिया है, चौड़ाई। तो तुम्हें पता है अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं का योग, यानी x + y + x + y, क्योंकि ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। परिमाप सभी बच्चों को पता है 2 × x + y होता है, ठीक है, ये पता है। कहता है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कहेगा तो क्या, ये पूरा परिमाप 2 × x + y होता है। अर्ध का मतलब इसका आधा, यानी कि x + y। तो यानी कि हमने क्या मान लिया, पहली बात तो लिखना पड़ेगा कि माना उस आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई y है।
और अब यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखना पड़ता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से हम देखते हैं कि अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप 2 × x + y होता है, लेकिन अर्ध परिमाप जब कहेगा तो x + y हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा 2 से 2 कट गया, तो वो कितना दिया हुआ है 36 मीटर। समीकरण नंबर 1 बनके तैयार है। अगली लाइन पढ़ेंगे, एक और समीकरण बनाएंगे। कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई बोले तो x और चौड़ाई बोले तो y, तो ये लंबाई जो है ना, ये इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये बोल रहा है, तो ये x y से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी y को भी अगर +4 कर दूं, 4 मीटर और बढ़ा दूं, तो वो x के क्या हो जाएगा बराबर, अच्छे से लिखूं तो x - y बराबर कितना हो गया 4। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। 2 चर राशियां हैं और 2 हमारे पास रैखिक समीकरण है। ये पढ़ के हमने ये लॉजिक बना लिया। और बाकी की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यानी कि x और y। बीमा मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आयत में, लंबाई और चौड़ाई, तो x और y निकालना है हमें। सिंपली समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। आपकी मर्जी है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो या फिर आप इसको विलोपन विधि से हल कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे विलोपन कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को क्या करूँगा मैं, x + y बराबर 36 और x - y बराबर 4 जोड़ दूंगा, ये कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 40, 36 और 4 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/2 यानी कि 20 मीटर। x कितना आ गया 20 मीटर। किसी भी समीकरण में x का मान रख के y का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से मैं जो है समीकरण 1 की मदद ले रहा हूँ। यहाँ से मैं x का मान रखूँगा, कितना आया है 20, तो 20 + y बराबर 36, तो y बराबर कितना 36 - 20, तो y बराबर कितना, 36 में से 20 घटा दो 16, यहाँ पे y आ गया 16 और x कितना आया था, x आया था हमारा 20, तो x आ गया 20 और y आ गया 16, बीमाएँ निकल गई। ये हमारा आंसर है। सिंपल होता है ऐसा सवाल, बस लॉजिक आपको डेवलप करने होते हैं और वहाँ से ये आपके आंसर जो है वो ईजिली बन जाते हैं, आराम से सॉल्व हो जाता है, पर लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। इसमें कोई टफ सवाल आया तो दिमाग जल्दी लगता नहीं है, समीकरण बनते नहीं है, वो प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ और अच्छे सवाल आपको कराऊंगा। बहरहाल आप इसको कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल, ये भी 2020 में आया था, 2020 में 2 नंबर के लिए। बनाओ इसको जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 लाइनें हैं, 2 इक्वेशन बनाएंगे और 2 इक्वेशन जैसे बन जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि संख्याओं की बात किया है। अगर संख्या और अंक दिया होता ना तो लॉजिक अलग हो जाता। मेरी बात समझना, यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या, हर बार संख्या 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 कह रहा है। ये सवाल 2 नंबर का आसान है। अगर यही संख्या अंक में बदल जाता, अगर यही संख्या किस में बदल जाता, अंक में, तो ये सवाल डिफ़िकल्ट हो जाता, फिर 4 नंबर का होता, वो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं आगे करा दूंगा, वहाँ पे लॉजिक अलग आता है। पर ये तो सिंपल हलवा है। कहता 2 संख्याओं का अंतर, तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y, सिंपल है। दूसरी संख्या बराबर हमने क्या मान लिया y, एक संख्या x दूसरी संख्या y, उनका अंतर 26 है, तो x - y बराबर कितना हो गया 26। समीकरण नंबर 1 बन गया। अगली लाइन पढ़ूंगा, एक और लॉजिक बनाऊंगा। अगली लाइन है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि x, ये जो दूसरी संख्या है y, ये एक संख्या इस दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है, यानी कि अगर इसमें भी 3 से गुणा कर दूं तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। या फिर x 3y को इधर लाओ तो -3y बराबर 0 लिख सकते हो। समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण, 2 अननोन, आराम से हल हो जाएगा, x और y निकल जाएगा। देखिएगा, अगेन मैं कह रहा हूँ, आप इसको चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो। जैसे अगर आप प्रतिस्थापन से करना चाहो, ठीक है, प्रतिस्थापन से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो कैसे, इसको x बराबर 3y रहने दो, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखना, आप लिखना है यहाँ पे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 3y मैं रख देता हूँ, तो 3y - y बराबर कितना आ गया 26। 3y में से 1y निकल गया तो 2y बचा, 3 में से 1 गया 2, 2y बराबर कितना आ गया 26। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, यानी कि
13। तो एक संख्या मिल गई 13। और दूसरी संख्या आप कहीं से भी निकाल सकते हो, समीकरण 2 से। यहाँ पे लिखना समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y का मान मैं रखूँगा तो x निकल जाएगा। x बराबर 3 गुणे y है और y है 13, तो x बराबर 13 कितना आ गया 39। x बराबर 13 कितना आ गया 39। समझ रहे हो? तो हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना था, वो संख्याएं निकल के आ चुकी हैं। एक तो x बराबर कितना आया 39 और एक आया संख्या आपके पास y बराबर कितना आया 13। आप देख रहे हो 13 और 39 का अंतर कितने का है 26 का, और 3 गुनी 13 3 39। सब चीज़ मतलब जो हमने लगाया सही लगाया। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ से संख्याओं को देख के। ठीक है, 2 नंबर का था, इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही होगी। एक्चुअली पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन है, हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बना लो। इसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन लाते हैं, उसमें भी बढ़िया लॉजिक है, कुछ कोण वगैरह का लॉजिक है। अभी देखना जब क्वेश्चन सामने आएगा, तो अगर वो आपको आता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप यहाँ पर ज़रूर आज सीख जाओगे। इसको करो। ओके, चलिए एक सवाल और, ये सिंपल सा है पर NCERT वाली किताब में ये दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था। NCERT वाली किताब में ये मैंने देखा हुआ था कहीं पे, NCERT वाली किताब में ये छपा था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। मे भी अगर NCERT से आपके एग्ज़ाम में आते हैं सवाल तो आप यहाँ से बना सकते हो। सिंपल है, एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर होता है अच्छी बात है, अदरवाइज़ देख लो, सिंपल सवाल है। नहीं होता है, देखो क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कह रहा है 2 समपूरक कोणों में, समपूरक कोण पहले तो बताओ क्या होता है। समपूरक कोण वे कोण होते हैं ना जब 2 कोणों का योग, 2 कोणों का कोण 1 धन कोण 2 कोणों का योग मिला के 180 अंश हो जाए ना, तो तुम कहोगे कि 1 और 2 कैसे कोण हैं, समपूरक कोण हैं। समपूरक कोण हैं। तो यहाँ पे 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है, और हमें कुछ नहीं दिया है। तो समपूरक कोण की बात करें, अगर बड़ा और छोटा कोण कह रहा है तो हमने कह दिया कि माना बड़ा कोण बराबर x अंश, और साथ ही साथ छोटा कोण बराबर हमने मान लिया y अंश। बड़ा कोण हमने माना x अंश और छोटा कोण हमने माना y अंश। अब चूंकि ये दोनों समपूरक हैं ऐसा इसने बोला है, तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि x धन y को जोड़ूंगा तो 180 अंश मिलना चाहिए। समीकरण 1 बन के तैयार। और ये लाइन पढ़ के एक और समीकरण बनाओ कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, छोटे कोण यानी कि छोटा कोण y है से 18 अंश अधिक है, यानी कि ये x है ना, ये y से 18 अधिक है। y को अगर 18 और बढ़ा दूं तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर ही। इसको बना दिया समीकरण नंबर 2। इसको हल कर लें, x और y के मान निकाल लें तो हमारे आंसर आ जाएंगे, वो कोण आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रतिस्थापन या विलोपन से दोनों से कर सकते हो। मैं प्रतिस्थापन से कर देता हूँ, x बराबर y प्लस 18 इसमें रख देता हूँ। तो ये लाइन लिखना कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आया, x की जगह पे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। भाई x की जगह पे क्या था, y प्लस 18 मैंने रख दिया, प्लस y यहाँ पे रखा बराबर 180। तो y और y मिलके 2y बराबर 180, और 18 को दाएं साइड भेजूंगा तो -18। घटा दो, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 162। यहाँ से y बराबर कितना बचेगा, 162/2, 2 से काट देना, 2 8 16, 2 1 81। तो y बराबर कितना आ गया, 81 आ गया। y बराबर कितना आया, 81। तो अगर y 81 आ गया तो समीकरण 2 से चाहे 1 से या 2 से किसी से भी निकाल सकते हो। मैं x निकाल दूंगा, x बराबर y प्लस 18 है, y आया 81, इसमें 18 जोड़ दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। x आ गया 99 डिग्री, और y जो निकल के आया था वो आया था 81 डिग्री। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो, आप देखोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180। और साथ ही तुम देखोगे कि ये जो 99 है वो 81 से 18 ज़्यादा है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और हम क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो आई थिंक आपको बीजगणित के ये वाले सवाल का लॉजिक भी समझ में आया होगा कि कैसे करना है। प्रैक्टिस ऐसे सवालों की करनी बहुत ज़रूरी है। एक और बेहतरीन सवाल है, आज ही करा देता हूँ, फिर वो आज की क्लास का लास्ट
क्वेश्चन होगा, लास्ट सवाल, फिर बाकी और अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ी देर और रुको, पढ़ते हैं, एक सवाल और लगाते हैं, फिर आप चले जाना। चलिए एक सवाल और। बहुत जल्दी घबरा जाते हो तुम लोग, मतलब अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कुछ एक बच्चे जैसे कि अमन है, अंशु, रियाजुद्दीन करके हैं कोई, और भी एक दो लड़के हैं, मैं मतलब नाम जस्ट अभी भूल गया। तो ये बच्चे लगातार कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, पढ़ने आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डेली आप क्लास में आया करो और प्रयास करो कि रोज़ का रोज़ पढ़ लिया करो, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करना है या फिर फ्यूचर में अच्छा करना है। देखो अच्छी बात है, पढ़ने आप टाइम पे आओगे, मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो जिन बच्चों को मैं जानता हूँ एटलीस्ट वो तो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। बाकी जो भी नए स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में मज़ा आता है तो लाइक करना तो बनता है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है, कर दो। और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों में। 26 लाख से ज़्यादा मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में कि 27 लाख लोग इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, अगर हुआ तो 27 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, और मतलब 27 लाख बच्चे कक्षा 10वीं के केवल पेपर दे रहे हैं, वो भी केवल यूपी में। तो कहाँ हैं वो मतलब पढ़ने वाले बच्चे, या उनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुँच रही है, क्या हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा शेयर कर दो यार, मतलब मेरे कहने का ये है कि शेयर नहीं कर रहे हो आप, शेयर कर दो दबा के थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो ये सवाल भी बनाओ बैठ के, अगर आपसे बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप देखो यहाँ पे कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे एक समीकरण है 4x + py + 8 = 0, यहाँ पे p की वैल्यू पूछा है, 2x + 2y + 2 = 0 दूसरा समीकरण है। इन दोनों का एक अद्वितीय हल होगा p के किस मान के लिए। तो जब भी अद्वितीय हल की बात आती है आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो अद्वितीय हल होगा, और सर ने ये भी बताया था कि इसमें कंडीशन होती है कि a1/a2 ≠ b1/b2। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और आराम से ये सवाल को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि देखो 4x + py + 8 = 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करोगे तो a1 बराबर आ गया 4, b1 बराबर आ गया p, c1 बराबर आ गया 8। अब इस वाले इक्वेशन को लिखोगे 2x + 2y + 2 = 0, यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करोगे a2 = 2, b2 = 2, c2 = 2 आ जाएगा। अब अगर हमें अद्वितीय हल चाहिए तो अद्वितीय हल पाने के लिए कंडीशन है कि a1/a2 ≠ b1/b2। यहाँ से सबकी वैल्यूज़ रखो, कुछ तो कुछ होगा। a1 का वैल्यू है 4 / a2 का वैल्यू है 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, दैट मीन्स b1 = p / b2 = 2, ठीक है। और ये नॉट इक्वल्स टू से घबराओ मत, ये इक्वल्स टू की तरह ही ट्रीट करो, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 चौक के 8 नॉट इक्वल्स टू 2p। यहाँ से 2 को बाएं साइड में लाओ तो 8 / 2 नॉट इक्वल्स टू p, तो 2 1 2 चौक के 8, तो कह सकते हो p नॉट इक्वल्स टू 2 चौक के 8, p नॉट इक्वल्स टू 4, p नॉट इक्वल्स टू 4। तो कह रहा है कि p के किन मानों के लिए, बेटा p 4 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी ले लोगे तो ये 2 समीकरण आपको अद्वितीय हल देंगे, तो p नॉट इक्वल्स टू 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए, ये p के इस कंडीशन के लिए इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल आपको मिलेगा। p की ये कंडीशन है कि p 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये 4 मार्क्स का 2020 में ये एग्ज़ाम में डिट्टो यही पूछा गया है 4 नंबर में पेपर में आपके 2020 में, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एक अच्छे सवाल। बीजगणित के 18 मार्क्स का टारगेट है हमारा, इसको कंप्लीट करना है, बहुत ही जल्द मैं कंप्लीट करा दूंगा। कुछ खतरनाक, मतलब कुछ खतरनाक इन द सेंस कि कुछ टफ क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चली जाएंगी। अभी आपको आसान लग रहा होगा लेकिन आगे बहुत ही कठिन चीज़ें, बहुत ही मतलब थोड़ा सा वैसी चीज़ें आएंगी। तो तैयार करिए खुद को भी और प्रैक्टिस बनाइए ताकि आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो मैं बहुत बेसिक नहीं बताऊंगा, पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप पहले से, मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले से आप चीज़ें पढ़ चुके हो, बस हम यहाँ पर आपको उसको थोड़ा सा और प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और
कमेंट ज़रूर करें वीडियो के नीचे, बताएं कि कैसा, मतलब देखो जब तक टीचर और स्टूडेंट का मतलब अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं बच्चे अगर उनसे कांटेक्ट में नहीं रहूँगा मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, फिर मज़ा नहीं आता है उस चीज़ का। तो एक बार बनता है आपका कमेंट करना, वहाँ पे कमेंट कर देना, बता देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लास ठीक लग रही कि नहीं, क्वेश्चंस का लेवल लो है और हाई करना है या फिर हाई है लो करना। कुछ इस तरह के छात्र, अगर इस लेवल के छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट करें, मुझसे कांटेक्ट में आएँ, ठीक है। और बाकी शेयर कर दो दबा के, ताकि थोड़ा सा मेरा जो मोटिवेशन है, मनोबल है, वो थोड़ा और बढ़ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप करेंगे। वैसे भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है। देखो गंदी चीज़ें बहुत जल्दी लोग शेयर कर देते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको शेयर करने में पता नहीं क्यों कतराते हैं। आपका भला, लोगों का भला, दूसरों की भी हेल्प करो, अपने और भी दोस्तों को बताओ जो भी कहीं भी मतलब बस उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते हैं, क्या मतलब है हमें, बस थोड़ा सा एक अच्छा ग्रुप बनाओ अच्छे बच्चों का, वहाँ पे शेयर कर दो वीडियो को, तो मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। आप समझ सकते हो। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।